हेलो एवरीवन। आज का ये जो पेपर है हमारे पास ये आया है सेट वन। इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या इसके आंसर होने चाहिए और आपने क्या लगाए हैं, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अतीत में एक हिंदू राज्य था, बिल्कुल ठीक है। फिर आधुनिक काल में यहाँ कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके कथन दो दे रखा है इसमें, 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, ये ठीक है बिल्कुल। यानी कि कथन एक और कथन दो दोनों ही ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हम देखते हैं इसको, ऑप्शन को देखते हैं। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है, तो अपना ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र ने अचानक पूरे विश्व को आकर्षित किया। तो इसका आंसर होगा सी, भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु, ठीक है, परमाणु शक्ति बनना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। एक बार मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए। इसमें मैच करना है, तो इसमें आपको मैंने बताया था किस तरीके से मैच करते हैं। जो आपको आता हो इनमें से सबसे पहले उसको देखना है। जैसे आम सभा है, आम सभा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, तो 4 का 1 से मैच करना है, ठीक है। अब 4 का 1 से मैच कहां पे है, आप देखोगे 4 का 1 से मैच डी में है और सी में है, यानी कि आपका ए आंसर तो नहीं होगा और बी आंसर नहीं होगा, आपका सी और डी में से एक होगा। ये हमने कंफर्म कर लिया। अब थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वित्तीय संस्थाओं की देखरेख करता है, ठीक है। तो 2 का 3 हो जाएगा, यानी 2 का 3 देखो, इसमें 2 का 3 है और इसमें 2 का 4 है, यानी ये गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। आप इस तरीके से मैच कर सकते हो। बाकी मैं आपको सबके बता देता हूँ ऐसे आंसर। पहले का हो जाएगा फोर्थ, ह्यूमन राइट वॉच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। और बच गया हमारे सामने तीसरा, तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आपको क्या करना था, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार लगाना था। अगर आपको पता है कि कौन सी संगठन कब बना है तो आप लगा सकते हो। जैसे 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना है, बिल्कुल ठीक है। विश्व बैंक की बात करते हैं तो ये 1944 में बना है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की बात करते हैं 1957 की है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो ये 24 अक्टूबर 1945, यानी कि 1945 है। अब देखो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, पहले ये हुई है, यानी कि सेकंड नंबर पहले पे आ जाएगा। इसके बाद क्या है, फोर्थ है, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन में देखो, सेकंड फोर्थ वाला एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुरक्षा उपाय को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा कवच। वैसे यहाँ पे जाल लिखा है पर सामाजिक सुरक्षा कवच इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होता है, बी होना चाहिए इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। नीचे दिए गए कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों की स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। क्या ये कथन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने, ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा ए और आर दोनों ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इसको इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए इसका। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्योंकि धन की व्यवस्था करना इसका काम नहीं होता है, ठीक है। रणनीतिक दिशा दिखाना, ये ठीक है। थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है, क्योंकि पहले योजना आयोग में जो काम था वो स्लो ही हो रहा था, इसीलिए तो इसको नीति आयोग को लाना पड़ा। लेकिन धन की व्यवस्था करना इसका काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 7th का सी होना चाहिए। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन की वामपंथी विचारधारा के बारे में सही है। तो वामपंथी में बी से बी पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का जो मुख्य कारण है उसको देखना है। इसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में बदलाव आना, विपक्षी दलों के वैचारिक मतभेद, ये नहीं होगा। विपक्षी दलों का एक साथ आना, ये भी नहीं होगा। कांग्रेस सिंडिकेट का प्रभुत्व, ये हो सकता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है गलत जोड़े को पहचानना है आपको इसमें से। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, ठीक है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, भी ठीक है। और महागठबंधन सभी गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन, ये भी ठीक है। सिंडिकेट इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष के शक्तिशाली नेता, ये गलत है। सिंडिकेट इंदिरा गांधी के खिलाफ तो थे, पर ये विपक्ष के थोड़ी थे, ये तो इन्हीं की पार्टी के थे, कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस में ही तो इंदिरा गांधी और ये सिंडिकेट थे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, ये आपको पहचानना था।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2019 के भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? इसको राजग कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होता है वैसे इसका फुल फॉर्म, एनडीए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। इसमें लोकतांत्रिक है पर वो जनतांत्रिक है, दोनों का मतलब एक ही होता है वैसे। यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1999 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय सरकार का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ आपने क्या लगाया है, और इसके बाद चलते हैं आगे का पेपर देखते हैं। बहुत ईजी पेपर है, सिंपल है। क्या शॉक थेरेपी को सोवियत संघ के विघटन के बाद सत्तावादी जो समाजवादी व्यवस्था से उसको उदारवादी लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद हालांकि इन्होंने सोचा था कि इनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो आपको यही बताना था। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो प्रमुख कारण बताने हैं। वैश्वीकरण के कारण मैंने बताया था ना आपको चैप्टर में कि प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, और आप बता सकते हो टेलीफोन, टेलीग्राफ, छपाई तकनीक, मुद्रण तकनीक, इन सब का विकास जो है ये वैश्वीकरण के प्रमुख कारण है। स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुए दो लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यापक सहमति थी। किन दो बातों पे सभी की सहमति थी? एक तो कि आजाद भारत में सरकार जो चलाई जाएगी वो लोकतांत्रिक होगी, इस बात पे सभी सहमत थे, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार होगी। और दूसरा क्या होगा? सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, ये दो बातें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विश्व की साझी संपदा में सम्मिलित कोई चार अवयव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है ये वैसे तो। हमारा वायुमंडल जो होता है ये विश्व की साझी संपदा है, ठीक है। अंटार्कटिका जो है ये विश्व की साझी संपदा है। समुद्री जो सतह होती है, ठीक है, समुद्री सतह हो जाएगी। और बाहरी जो हमारा अंतरिक्ष होता है, ठीक है, तो बाहरी अंतरिक्ष भी हो जाएगा। और 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले गंभीर जो आर्थिक संकट थे उसके बारे में बताना है। देखो हुआ क्या था, खाद्यान्न संकट हो गया था देश में, आप ये बता सकते थे। सूखा पड़ गया था देश में, मॉनसून के असफलता के बारे में बता सकते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है। और गरीबी हो रही थी, महंगाई हो रही थी, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसमें से आपको केवल दो ही पॉइंट बताने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये होगा, हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो दो ही पॉइंट बताने, ठीक है। इसके बाद है क्षेत्रवाद उतना ही खतरनाक है जितना सांप्रदायिकता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत लोग अपने क्षेत्र को तवज्जो देते हैं, अपने क्षेत्र के हित की बात करते हैं, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के खिलाफ है, और ये कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि जब मान लो, जैसे मान लो मैं हूं पंजाब से, ठीक है, मान लीजिए मैं ये बोलूं कि भाई पंजाब का ही भला होना चाहिए, पंजाब में ये होना चाहिए, पंजाब में वो होना चाहिए, पंजाब का ही विकास होना चाहिए। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मैं केवल अपने स्टेट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं ना। देश में तो भाई और भी स्टेट है ना, बिहार भी है, गुजरात भी है, यूपी भी है। तो ऐसे में अगर यूपी वाला ये कहे खाली यूपी का होना चाहिए, बिहार वाला ये कहे खाली बिहार का विकास होना चाहिए, तो ये क्षेत्रवाद एक खतरनाक हो जाता है, देश के अखंडता के लिए खतरा है। आगे चलते हैं, सिंपल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं एक बार। सोवियत संघ में आर्थिक गतिरोध के लिए उत्तरदायी किन्हीं चार कारणों को बताना है कि आर्थिक गतिरोध क्यों होता है। भाई इसलिए क्योंकि ये लोग करते हैं संसाधनों का दुरुपयोग। तो आप बता सकते हो संसाधनों का दुरुपयोग के कारण, ठीक है। हथियारों की होड़ में इन्होंने अपना सारा संसाधन झोंक दिए, ये भी बता सकते हो। उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई थी यहाँ पे, ये भी बता सकते हो। खाद्यान्न संकट वगैरह था, ये भी है पॉइंट। टेक्नोलॉजी के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ रहा था। ये सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिरोध के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये हमारा 4 नंबर वाला सेक्शन शुरू हो गया, इसीलिए आपसे 4 पॉइंट पूछे हुए हैं, ठीक है, चारों आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी, इनमें से आपको जौन सा भी क्वेश्चन सही लगा हो आपने वो करा होगा। मैं देखता हूं एक बार आंसर को। किस प्रकार दक्षेस यानी कि जो सार्क है, दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा बहुपक्षीय साधनों में से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है? आकलन कीजिए। बिल्कुल देखो, क्योंकि साउथ एशिया जो है एक सेंसिटिव एरिया है, एक संवेदनशील एरिया है। यहाँ के देशों के बीच में आपसी तनाव रहता है, लड़ाई झगड़ा, सीमा विवाद, जल विवाद, ठीक है, और जातीय संघर्ष रहता है। तो ऐसे में जो सार्क लाया गया था 1985 ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कहीं ना कहीं इनके विवादों को सुलझा सकता है, इनके बीच में व्यापारों को बढ़ा सकता है, आपसी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का एक मंच प्रोवाइड करा सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो, सिंपल है क्वेश्चन। इसके बाद ऑप्शन में अगर हम देखें,
लोकतांत्रिक अनुभव के मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षा में सहभागी है। इसका बताना है आपको। ये मोस्टली क्वेश्चन सारे मैंने करा रखे हैं, क्वेश्चन वही आए हैं, थोड़े बहुत लैंग्वेज घुमा रखी है। मैं आपको इसका आंसर याद दिलाता हूँ, आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या देखा था कि दक्षिण एशिया के 5 देशों में सर्वे कराया गया था। सर्वे में पूछा गया था कि आप कौन सी व्यवस्था को पसंद करते हो, क्या आपको राजतंत्र पसंद है, आपको लोकतंत्र पसंद है, या फिर आपको, ठीक है, या फिर आपको लोकतंत्र पसंद है या सेना का शासन पसंद है, इस तरीके से। तो ज्यादातर सभी देशों ने किसको पसंद किया था, लोकतंत्र को। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लोकतंत्र को पसंद किया जाता है यहाँ की जनता के द्वारा, ठीक है। तो यही आपको बताना था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा उठाए गए कोई 4 कदम बताने हैं। आप बता सकते हो, स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया गया, सीएनजी गैस पे गाड़ियां चलाई गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दिया गया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया है 2001 में, ठीक है, फिर आपका बिजली अधिनियम 2003, ये भी आप बता सकते हो। नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो जिसको हम रिन्यू कर सकें, ठीक है, यानी कि रिसाइकिल कर सकें। और पेरिस समझौता, पेरिस जलवायु समझौते में भारत ने हिस्सा लिया, आप ये भी बता सकते हो। बहुत सारे पॉइंट है, बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाना, ठीक है, ये सारे पॉइंट बता सकते थे, लेकिन 4 पूछे हुए हैं तो कोई 4 बता सकते थे। एक दलीय प्रभुत्व ने भारतीय लोकतंत्र के मूल सार को प्रभावित नहीं किया, किन्हीं 2 तर्कों के द्वारा न्याय संगत ठहराइए। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाइए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ कि पूछना क्या चाह रहे हैं। ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भारत में एक दलीय प्रभुत्व है, ऐसा ही एक दलीय प्रभुत्व और भी देशों में है, लेकिन भारत का जो एक दलीय प्रभुत्व है उसने कभी लोकतंत्र के सार को प्रभावित नहीं किया, लेकिन बाकी देशों में ऐसा हो जाता है। चाइना जैसे देश में या अन्य देशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे एक ही पार्टी या का प्रभुत्व रहा है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही है, लोकतंत्र रहा तो उसको प्रभावित किया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है वो अपनी सरकार बनाती है। तो हमारे यहाँ पे लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, और पिछले कुछ वर्षों से, ठीक है, पिछले 3 टर्म से देखें, तीसरा टर्म चल रहा है, बीजेपी एनडीए ने शासन किया। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पे जो एक दलीय प्रभुत्व रहा है कभी कांग्रेस के टाइम पे, तो उसने कभी भी मतलब जो हमारे लोकतंत्र का जो मूल सार है उसको प्रभावित नहीं किया, ठीक है। तो यही बातें आपको बतानी थी। इसी में अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 है, लेकिन इसमें आपको 2 ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की भूमिका का वर्णन आपको करना है। जेपी नारायण की भूमिका, जेपी नारायण कौन है भाई, तो आप बता सकते हो कि जयप्रकाश नारायण जो है एक समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, जो कि भारत में महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाया है। आज़ादी के संघर्ष में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जेपी नारायण की, ठीक है। तो आप ये बता सकते थे। और इसके बाद आप ये बता सकते हो कि ये आज़ादी के बाद कुछ के समय में अपनी जो एक्टिव राजनीति थी उससे दूर चले गए थे, ठीक है, इन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जब बिहार में स्टूडेंट्स आंदोलन होता है वो उनको बुलाते हैं तो ये उसमें जाते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया, सभी पार्टियों को एकजुट किया, देश के लोगों को एकजुट किया, संसद मार्च का नेतृत्व किया, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। आप ये सारी चीजें बता सकते थे कि ये इनकी भूमिका रही है। इसके बाद इसी में अथवा में दे रखा है, अगर आपने ये नहीं करा मान लो तो आप ये कर सकते थे कि 1977 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जनता पार्टी की जो जीत हुई थी उसके 2 कारण बताने हैं, ठीक है, उसका वर्णन करना है। तो जनता पार्टी क्यों जीती, आप सोचो, पहली बार देश में कोई गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, आखिर ऐसा क्यों हो पाया था, तो आप बता सकते हो कि आपातकाल, इंदिरा गांधी को जो लेकर डूबा वो था आपातकाल। आपातकाल के कारण जनता पार्टी सत्ता में आई। दूसरा कारण क्या था कि जनता के मन में गुस्सा था, जनता के मन में वो गुस्सा था जो जातियां उन्होंने देखी थी ना आपातकाल के दौरान, जो उनके साथ गलत गलत हुआ था, प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, लोगों को नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया, जबरन नसबंदी करा दी गई, तो लोगों के मन में गुस्सा बहुत था। तो वो कहीं ना कहीं उसको, उस गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जनता पार्टी को जिताया, ठीक है, ये बता सकते थे। इसके बाद चलते हैं हम आगे। ये आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है, पैसेज नहीं पढ़ूंगा मैं, सीधा क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। भारत में किस अवधि में एक सेकेंड, भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में देखा जाता है, ठीक है, स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। तो ये 1980 का दशक है। इसके बाद चलते हैं भारत में किस प्रकार की विविधता है, तो आप देखोगे यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता आपको देखने को मिलती है। लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्या
लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे निपटता है? तो नियमित वार्ता से, बातचीत से, ठीक है। कठोर कदम नहीं उठाते, आर्थिक उपाय द्वारा हो सकता था, चुनाव द्वारा नहीं होगा, ये नियमित वार्ता ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1975 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था सिक्किम, ये भारत का 22वां राज्य बना था, ये याद रखना है। इसके बाद आपका मैप वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आपको बताना है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको करा रखे हैं। अगर आप मेरी मैप वाली वीडियो को उठा के देख लो, डिक्टो सेम लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 1952 में कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश से काटकर कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। और देख लेते हैं, वह राज्य जो देश के विभाजन से ज्यादा प्रभावित हुआ था, एक पंजाब है और एक बंगाल है। अब इसमें देखो ऑप्शन कहाँ पे देख रहा है, बंगाल तो खाली है, यानी पंजाब दिखा रखा है, तो आप यहाँ पंजाब बता सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन बच गया कि वो देसी रियासत बतानी है जिसके शासक जो थे वो भारत के साथ विलय करने का विरोध किया, तो ये जो जम्मू कश्मीर थे ये नहीं चाहते थे, ठीक है। बड़ी मुश्किल से विलय हुआ था, तो आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दिखा रखा है, तो आप जम्मू कश्मीर को बता सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये वाला कार्टून भी मैंने आपको बता रखा था, ये वही कार्टून आ रखा है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, एक बार पढ़ लेते हैं। विश्व पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता, विश्व पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव। ये कहीं ना कहीं इसका डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो अमेरिका का प्रभुत्व है ये इसको दिखा रहा है। कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया गया है? यदि संयुक्त राष्ट्र संघ असफल होता है तो भी अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति से विश्व को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। यही होना चाहिए इसका दूसरे का ये। तीसरे पे चलते हैं, ये कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है? आज के समय में देखें तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति के कई केंद्र उभर गए हैं, चाहे वो देश के रूप में हो चाहे वो संगठन के रूप में हो, ठीक है। तो इसका डी होना चाहिए। फोर्थ पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। और अब आगे चलते हैं, आगे हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चीन और भारत के बीच किन्हीं दो विवाद के मुद्दे को पहचानना है और अधिक सहयोग के लिए इन मुद्दों को हल करने के कोई उपाय बताने हैं। तो कौन से विवाद के मुद्दे हैं भारत और चीन के बीच में, ठीक है। तो इसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख के पास अक्साई चीन वाला एरिया है उस पे विवाद है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को लेके विवाद है। तो ये दो मुद्दे आप बता सकते थे, इसके बारे में डिटेल में समझा सकते थे थोड़ा बहुत। इसके बाद है, इसी में अथवा में दे रखा है, आसियान ने अपने 3 स्तंभ के आधार पे आसियान समुदाय गठित करने का कदम उठाए, इन 3 स्तंभों की विशेषता आपको बताना है, ठीक है। ये 3 स्तंभ मैंने आपको बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे और आए हुए हैं, सेम वही क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आसियान के 3 स्तंभ कौन से थे? आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इस तरीके से ये 3 स्तंभ थे। इनका तीनों का काम अलग अलग था। आर्थिक समुदाय का काम क्या था कि इनके बीच में साझा बाजार बन सके, व्यापार, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। सुरक्षा समुदाय का क्या था कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े जो है उसको सुलझाया जा सके, आपसी बातचीत से, ठीक है, और सुरक्षा पे ध्यान दिया जा सके, डिफेंस को मजबूत किया जा सके। और सामाजिक सांस्कृतिक का उद्देश्य क्या था कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो सके इन देशों का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बताने थे। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश हैं इनके सामने जो 3 चुनौतियां थी, इसके बारे में आपको बताना है। देखो, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है उस समय में क्या होता है, ज्यादातर देश आजाद होना शुरू हो जाते हैं। तो इन देशों के सामने चुनौतियों के रूप में अगर हम देखें तो क्या थी कि भाई इनके सामने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने की चुनौती थी। इन देशों में गरीबी थी, तो अपनी जनता को गरीबी से निकालने की चुनौती थी। और उस समय में गुटबाजी चल रही थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 गुट थे, एक अमेरिका वाला एक सोवियत संघ वाला। उन दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल होना था सबको। तो ऐसे में इनको या तो उन गुट में शामिल होकर दोबारा से गुलाम होने का चांस था, या फिर अपने आप को दोनों गुटों से बचा के रखना, नॉन अलाइंग मूवमेंट में शामिल होना। ये कुछ चुनौतियां थी, तो आप ये बता सकते थे। सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणा के बीच में 3 अंतर, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, सेम क्वेश्चन आ रखा है। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक में हमने क्या पढ़ा था? पारंपरिक में 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं पारंपरिक को हम, जिसमें आंतरिक और बाहरी सुरक्षा होती है, ठीक है, जिसमें आपका किसी बाहरी देश से युद्ध का खतरा हो या देश के अंदर गृह युद्ध का खतरा हो, ठीक है, अलगाववाद का खतरा हो, तो वो एक तरफ आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ गैर पारंपरिक था, जिसमें हम पूरी मानवता को खतरा की बात करते हैं, जिसमें आतंकवाद जैसे मुद्दे हो जाएंगे, ठीक है, महामारी,
निर्धनता, इस तरीके के मुद्दे आ जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। इसके बाद अगर मैं देखूँ 29वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपके सामने ना 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया, कोई 3 उपयुक्त तर्कों से बताइए। इसी के ऑप्शन में भारत ने अफ्रो एशियाई एकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 3 उपयुक्त उदाहरण के साथ बताना है। तो दोनों ही आप बता सकते हो, मैं आपको पहले लास्ट वाला बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर मैंने इसको कई बार क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये आएगा पेपर में और ये क्वेश्चन आ रखा है। तो क्या था भाई, देखो भारत के जो नेहरू थे उन्होंने अफ्रो यानी अफ्रीका, एशियाई यानी कि एशिया एकता के लिए हमेशा से पैरोकार किया। इन्होंने क्या करा, बात है आज़ादी से पहले की मार्च 1947 में इन्होंने एक सम्मेलन करवा दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद बॉन्डुंग सम्मेलन भी आपने पढ़ा है उसी में, इसी टॉपिक में जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। बॉन्डुंग सम्मेलन और इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए हमने प्रयास किया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते थे। देखो हमारा जो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति थी उसमें क्या चीज़ें थी कि हमारा ये सपना था कि दुनिया भर के देशों में जैसे अमेरिकी वर्चस्व इस तरीके का ना हो, स्वतंत्र हो सभी देश, सभी अपने आप में मजबूत और बहुध्रुवीय विश्व का सपना भारत और रूस दोनों ने देखा था, ठीक है। और हम शांतिपूर्ण विश्व की बात करते हैं तो इसके कुछ तर्क आप दे सकते हो कि नेहरू जी ने कोरिया के जो दक्षिण कोरिया और जो उत्तर कोरिया इसके बीच में विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, यूएन में हमेशा से अपना सपोर्ट दिया, ठीक है। हमेशा भारत क्या करता है, विश्व भर में शांति के लिए प्रयास करता रहता है। तो ये सारी पॉइंट इसमें आ सकते थे। इसी में अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में घटित होने वाले, ये वही टिकटॉक क्वेश्चन आ रखा है, मैंने आपको कराया था। क्या क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व, जिसको हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं, कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई थी। पहला पॉइंट आप यही बता देते। दूसरा पॉइंट आप बता सकते थे कि गठबंधन के दौर की शुरुआत होती है इस समय में, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते थे मंडल मुद्दा छाया रहा। चौथा पॉइंट आप बता सकते थे कि अयोध्या विवाद, शाहबानो केस, ठीक है, नई आर्थिक नीति। कितने सारे पॉइंट है, तो इसमें से आपको कितने बताने थे, आपको कोई 3 पॉइंट आपको बताने थे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्या को सुलझाने के लिए जो मंडल आयोग था, इसकी जो सिफारिश थी ये बतानी है। मंडल आयोग ने क्या सिफारिश दी थी कि जो ओबीसी वर्ग है उसको 27% आरक्षण दे देना चाहिए केंद्र सरकार वगैरह की नौकरियों में, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था, केवल आरक्षण की बात नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि केवल आरक्षण और इन सब चीज से काम नहीं चलेगा, कृषि भूमि और कृषि क्षेत्र और जो अन्य रोजगार के जो अवसर है सरकार को उस पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये बातें इन्होंने करी थी, तो आप ये बता सकते हो। और यहाँ पे अपना ये जो पेपर है खत्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पेपर किस बच्चे का ये वाला सेट था और कितने क्वेश्चन आपके सही है और पेपर आपको कैसा लगा, क्योंकि पेपर प्री बोर्ड से इजी है, प्री बोर्ड में आपका पेपर फिर भी थोड़ा मुश्किल था, यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत मामूली से क्वेश्चन घुमा रखे हैं, सिंपल पेपर है।